अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान जब सामने आया कि पीर के रोज़ से आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, तो उसके बाद बज़ाहिर ये लगा कि अब ये जो जंग अमेरिका और ईरान के बीच थी, जिसमें जंगबंदी थी, इसके बादल मुकम्मल तौर पे छटने लगे हैं और कोई मुआहिदा उसकी जानिब पेशकदमी हो रही है। इसके बाद जो मुआशी इशारे हैं दुनिया भर के, उनमें भी एक मुस्बत तब्दीली आई। तेल की कीमतें कम होना शुरू हुई, लेकिन आज जो ख़बर आई उसके बाद फिर से तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज़ पे मिसाइल हमला किया गया और ईरानी एजेंसी इस बात का दावा कर रही है, जबकि अमरीका इस बात से इनकारी है कि ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। बहरहाल ये सूरत हाल अब क्यों है, इसका क्या मकसद है? क्या ये इत्तफाकिया है या किसी एक मुल्क की हिकमत अमली है, या दोनों मुल्कों के बीच जो मामलात तय हो रहे हैं उस सिलसिले में ये किसी कमिटमेंट का या स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या फिर अगर ये इंडिजनस है, वाक़तन हकीकी है, रियल टाइम किसी एक मुल्क की अप्रोच है, तो फिर ये जंगबंदी और जो मुआहिदे को कोई शक्ल देने की बात है वो किस तरफ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ईरानी जहाज़ का अमला अमरीकियों के पास यरगमाल था, अब वो अमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान की जो खामोश डिप्लोमेसी है वो भी जारी है। और लेकिन इस वक्त दुनिया को जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो मुआशी एतबार से है और उसके असरात अब पाकिस्तान पर भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी शरह सूद में इजाफ़ा किया गया है, पाकिस्तान में महंगाई में भी इजाफ़ा हो रहा है, दीगर जो इन्वेस्टमेंट के और इकनॉमिक एक्टिविटी के इंडिकेटर हैं या तो वो जमूद का शिकार हैं या फिर वो डिक्लाइन में हैं। इन हालात में पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शन क्या हैं, और अमरीका ईरान मामला अगर 2 हफ्ते में नहीं सुलझता तो क्या दुनिया पर किसात बाज़ारी के बादल मंडला रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये क्या हुआ है? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, मार्केट में लगा कि थोड़ी स्टेबलाइजेशन आ रही है। आज ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया, ईरान अटैक को ऑन कर रहा है, अमरीका इससे इनकार कर रहा है। ये सूरत हाल आपको क्या लग रही है? अब सब सही बात है कि जनाब ट्रंप साहब के बारे में तो कोई बात करना या पेशगोई करना या अंदाज़ा लगाना, ये तो अब अमेरिका के अपने जो बड़े बड़े स्टॉलवार्ट हैं वो भी आजिज़ आ चुके हैं। वो भी समझते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले लम्हे ट्रंप साहब क्या कह देंगे, क्या। बल्कि किसी ने तो तजवीज़ दी थी कि अगर इनका जो ट्रुथ सोशल है या ट्विटर अकाउंट है ये बंद कर दिया जाए और सदर साहब को रात 8 बजे सुला दिया जाए तो मामला शायद दुरुस्त होंगे, क्योंकि जो ये बैठते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई नई वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उनकी हड्डी खुल जाती है खुल जाती है और वो चलती ही रहती है, नया सौदा आना शुरू जी हाँ। तो अब देखिए ना, एक तरफ वो ख़ुद वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, ये ट्रंप साहब का बयान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती खुलवाएंगे, आबनाए हुर्मुज़ जो जहाज़ रुके हुए हैं उनको हम वहाँ से निकालेंगे और उसके नतीजे में ऑयल मार्केट जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। भाई ज़बरदस्ती आप करेंगे तो फिर अगले भी जवाब देंगे। एक तरफ तो एक स्टैंड स्टिल सूरत चल रही है जो अगरचे ठीक नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में कम से कम एक इस्तेकाम का, सुकून का, कि आपने भी, उन्होंने बंद किया हुआ हुर्मुज़ को, आपने उसके इर्द गिर्द एक नया हिसार कायम करके वो मज़ीद बंद कर दिया है। जो 2-4 जहाज़ गुजर जाते थे वो आपने रोक दिए हैं। तो उसको मेंटेन रखें या आप भी खोल दें, उनसे भी खुलवा लें, वो तो तैयार हैं खोलने के लिए। आप अब ज़बरदस्ती की जब बात करते हैं तो उसके नतीजे में हालात ख़राब होते हैं। और आज भी यही सूरत नज़र आती है और नतीजा ये हुआ है कि तेल की, अब बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि शायद ट्रंप साहब ने तेल का कारोबार भी शुरू कर दिया है और स्टॉक एक्सचेंज में तो ज़ाहिर है वो होंगे या उनके दामाद होंगे और बाकी भी वो मार्केट को गिराते हैं, फिर उसके बाद बाइंग करते हैं, फिर उसके बाद वो जनाब चढ़ा देते हैं और ये सारे सूरत हाल चल। लेकिन ये इस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, हम तो खैर ज़रूरत नहीं करते कि इस तरह के इल्ज़ाम लगा सकें। लेकिन असद उमर साहब से पूछते हैं कि एक माहिर मईशत के तौर पर
और वैसे भी आपकी आलमी उमूर पर भी नज़र है। आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? ये जो ट्रंप साहब, जिनका काम ज़िम्मेदारी ये बनती है कि सुपर पावर के, सो कार्ड सुपर पावर के सरबराह के तौर पर कि दुनिया में इस्तेहकाम लाएँ, वो वक्तन फ़वक्तन गैर मुस्तहकम क्यों करते हैं, मईशत को भी, सियासत को भी, और आलमी जो अमन व इस्तेहकाम है उसको भी? मेरी तो इरशाद साहब सच्ची बात यह है कि मेरा तो तज़िया ये कहता है कि उम्र के साथ जो एक कुछ लोगों के, हर शख्स के साथ नहीं होता लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है कि वो जहनी आपकी कैपेसिटी जो है उसके अंदर कमी होती है और आप जो है वो एक तवाज़ुन के साथ नहीं सोचते, नहीं फैसले करते। जो बाइडेन के साथ ये हुआ था, आखिर में उनको अपनी प्रेसिडेंसी के जो आखिरी साल था उसके अंदर नजर आया। इसी तरह इनकी भी उम्र जो है माशाल्लाह 80 साल के हो रहे हैं। मुझे तो वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से एक ऐसे कैरेक्टर थे जो गैर मुतवक्का बात करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं जैसे अब हो रहा है। अब अभी ये सूरत हाल पैदा हो गई थी, वो सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते हैं। अब तो बात उधर से भी आगे चली गई है। अब वो एक ट्रुथ सोशल की पोस्ट करते हैं, उसके पहला पैराग्राफ में कुछ और की लिखा होता है और तीसरे पैराग्राफ में कुछ और लिखा होता है। अब आप यही देख लें, ये जो कल उन्होंने पोस्ट की है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, कि वो कहते हैं बड़े अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके बड़े मस्बत नताइज आने की उम्मीद है हमें। और साथ ही में जो सबसे बड़ी ईरान की जो इस वक्त जंगी हिकमत अमली या इस नेगोशिएशन के अंदर उनका जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, यानी आपने अगर मुझको जो उन्होंने बंद किया हुआ है उसको मैं ताकत के जोर पे खुलवाऊंगा। मतलब कोई सर पैर नजर आता है। अच्छा, एक तजिया ये हो सकता है उसका, अगर आप तजिया करने की कोशिश करें, कि वो इस लिबादे में ओढ़ आया कि देखो मैंने तो कहा था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात पेशरफ्त हो रही है बातचीत के अंदर, मैं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहता था। मैंने तो कहा कि इंसानी बुनियाद के ऊपर जो बेचारे वहां पे शिप फंसी हुई है, उनके क्रू हैं, उनके खाना खत्म हो रहा है, तो उनको हम वहां से लेकर जाएंगे। अब देखो ईरान ने हमला कर दिया, तो इसलिए अब मैंने दोबारा जंग शुरू कर दी है। लेकिन अभी जो हुआ, जो ईरान की IRGC ने कहा कि जी वहां से अमेरिकन डिस्ट्रॉयर गुजर रहा था, गुजरने की कोशिश कर रहा था और हमने उसके ऊपर 2 मिसाइल फायर किए हैं, तो अगर यही वो चाहते थे तो इससे अच्छा बहाना तो उनको मिल नहीं सकता था। लेकिन अमेरिका ने उसका जवाब क्या दिया? अमेरिका ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये ईरान दावा कर रहा है, हमारी तो शिप के ऊपर कोई मिसाइल नहीं फायर किया गया। तो मेरी तजिया करने की सलाहियत जो है वो खत्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो भूचाल इस वक्त आलमी मईशत पर, पाकिस्तानी मईशत जिसका शिकार है, ये आपको कब तक चलता नज़र आ रहा है? बाद लोग ये कहते हैं, ख़ास तौर पर जो ईरान के उमूर के माहिर अपने आप को कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि ईरान इस मामले को तवालत दे रहा है। ये मई का महीना भी गुजारना चाहते हैं और जून के महीने में ले जाना चाहते हैं, ताकि दुनिया के अक्सर ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हैं ऑयल के, वो ख़त्म हो जाएं या ख़त्म होने के करीब जाएं और उसका दबाव ट्रंप पर आए, अमेरिका पर आए और फिर वो राह रास्त पर आए। तो आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, ये जितनी भी देर तक ये बंदिश चलेगी, तो मेरा तजिया तो ये है, और मैं 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये ट्वीट किया था, कि ये तो ईरान के हक में जाएगा। क्या अमेरिकन ब्लॉकेड से ईरान की मईशत को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ईरान की मईशत जो है वो 47 साल से सैंक्शंस के तहत काम करती रही है, उनको सरवाइव करने का एक तजुर्बा हो चुका है। और उसके अलावा भी उनके लिए तो इस वक्त एक सर्वाइवल की जंग है, तो वो तो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मर्जी की जंग है, यानी ये कोई मजबूरी उनकी नहीं है, कोई अमेरिका में उनको मजबूर नहीं कर रहा ये जंग करने के लिए। और जितनी देर ये जंग चलती रहेगी, और ख़ास तौर पर जितनी देर तक ये अपना हुर्मुज़ बंद रहेगी, उतनी ज़्यादा जो मईशत के का नुकसान है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसके नतीजे में सियासी नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन आप देखिए हुआ क्या, जिस वक्त ये मुज़ाकरात हुए, वो बिल्कुल ठीक है कि JD वैंस ने ये ऐलान किया कि जी अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच चुके हैं, मैं वापस जा रहा हूं।
लेकिन जाहिर है कि इस्लामाबाद में कोई बहुत अच्छी पेशरफ जरूर हुई थी, जिसके नतीजे पे ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने आबनाए हुर्मुज खोल दी है। वो मैं एक शिप ट्रैकिंग ऐप है, उसके ऊपर वो देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है उस ऐप के जरिए कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज में से शिप्स क्या गुजरी है। एकदम से उसमें ट्रैफिक बढ़ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले उसके जवाब में ये कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ईरान का कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं ईरान का कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज खोल दी, और 1 घंटे के बाद वो ये ऐलान करते हैं हम ब्लॉकेड जो है अपना जारी रखेंगे। यानी जिस चीज से डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे, वो ईरान ने खोल दी आबनाए हुर्मुज, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी मर्जी से दोबारा उसको बंद करवा दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि तज्जिया करने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। जो आप बात कर रहे हैं ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ज़ाहिर आप भी उस बात का इजहार कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं बहुत से। ये जो ट्रंप साहब ने बंदिश की आबनाए हुर्मुज की, उसके बाद भी 24 ईरानी जहाज़ वहाँ से गुजर गए। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अभी जो चल रहा है, क्या दोनों मुल्क कोई कन्फ्यूजन कर रहे हैं अपने जो अवाम हैं उनको बराबर करने के लिए? ये स्ट्रेटिजिक है या आप समझते हैं कि वाक़तन ये इंडिजिनस है? और अगर ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया है तो इस वक्त जो ईरान के मुज़ाकरातकार हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, इसके अंदर दो मुख्तलिफ बातें ना। इस वक्त मेरे ख्याल में इसमें तो चले मैं ख्याल बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जो जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ये जंग और या ये सूरत हाल, अभी चलें जंग तो रुकी भी है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर आबनाए हुर्मुज बंद है और ब्लॉकेट भी हुआ है। हाँ, ईरान की कुछ शिप्स उसके अंदर से गुजर चुकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को भी शदीद नुकसान हो रहा है इससे। ये ना ईरान के हक में ना अमेरिका के हक में, तो दोनों के हक में ये है कि जंगबंदी हो, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों चाहते भी ये हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई मुआहदा हो जाए। मसला जो ये हुआ है वो यहां पर आखिर बात फंस गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने बड़े दावे कर दिए थे कि उन दावों को किसी भी मुज़ाकरात के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। ये नामुमकिन है। रजीम चेंज क्या ये मुमकिन है कि ईरान अपने मुज़ाकरात के अंदर ये मान ले कि अच्छा ठीक है, आपसे IRGC भी ख़त्म और सुप्रीम कमांडर का ओहदा भी ख़त्म और ईरान की जो है वो एक अलग ही कोई शक्ल हुकूमत की निकल आएगी? ये नहीं होने वाला। क्या ईरान ये मान लेगा जब उस पे 1 साल के अंदर 2 दफ़ा इजराइल और अमेरिका हमलावर हो चुके हैं कि वो अपने मिसाइल ख़त्म कर दे? नामुमकिन बात है। इसी तरीके से बहुत सारे मुतालबे ऐसे हैं जो नामुमकिन है, हमें पता है वो मुमकिन ही नहीं है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त कोई मुआहदा करते हैं जिसमें ये वो चीजें न मनवा सकें, तो उनको खतरा इस बात का है कि उनका सियासी नुकसान जो अभी ऑलरेडी हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा सियासी नुकसान कर बैठेंगे। वो उस मखमसे में फंसे हुए हैं, लेकिन चाहते वो हैं और बड़ी उनकी शदीद ख्वाहिश है कि कोई ना कोई मुआहदा हो जाए। मैं आज भी ये समझता हूं कि मुमकिन, और ये भी ऐन मुमकिन है, मेरे ख्याल में ये ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई बीच में मिलिट्री एक्सचेंज दोबारा शुरू हो। ये नामुमकिन नहीं है, मेरे ख्याल में ये ऐन मुमकिन है। लेकिन इसका अंजाम जो है वो इस हफ्ते हो, वो 6 हफ्ते के बाद हो, वो होगा एक जंगबंदी के जरिए, एक माहिदे के जरिए, और उन शराइत पे होगा जो डोनाल्ड ट्रंप से फिर सारा अमेरिका सवाल करेगा कि फिर आपने ये जंग शुरू क्यों की थी। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर लेंगे वो मुआहदा क्योंकि वो जो एक मुआहदा जो खराब मुआहदा होगा वो भी ना मुआहदा करने से कम नुकसानदेह होगा। नहीं, आपके ख्याल में ट्रंप साहब की जो ज़िद ये है कि जो 15 का ओबामा दौर का मुआहदा था ये उससे बेहतर मुआहदा करें, तो इस पोजीशन में ट्रंप इस वक्त है और ताकत के ज़ोर पर ऐसा मुआहदा करा सकता है जो 15 के मुआहदे से बेहतर हो, या उस मुआहदे से भी कमतर अमेरिका के हिस्से में आया था और एक वर्स्ट एग्रीमेंट पे जाएंगे? जी, इस वक्त तो ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि वो जो JCPOA जो वो बराक ओबामा के वक्त के अंदर साइन किया गया था उससे भी कुछ कम मिले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वही मुआहदा पुराना जो था या उसमें 19-20 कोई बेहतरी ईरान ने ऑफर की थी। जिस वक्त ओमान के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त ईरान ने ऑफर की थी। उसमें जिस दिन मुआहदा हुआ था यानी 2015 में, उससे 15 साल तक के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था। यहाँ पर जो है वो नई एक 15 साल की टर्म शुरू हो रही थी। इसी तरीके से 1-2 और चीज़ें थी जहाँ पे ईरान ने कंसेशन दी थी। तो उस किस्म की चीज़ तो कोई अचीव की जा सकती है,
और वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जिस वक्त वो साइन करेंगे तो सारा अमेरिका जाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी बैठी हुई है। ये साल भी देखें कौन सा साल है, आज से चंद महीने के बाद वहां पे कांग्रेस और सेनेट की इलेक्शन होने वाले हैं, और वहां पर हाउस का जो कंट्रोल होता है, पार्लियामान का जो कंट्रोल होता है, वो सदारती इलेक्शन से अलग होता है। तो इस वक्त शदीद खतरा है कि वो दोनों हाउस, कांग्रेस भी और सेनेट भी, जो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कंट्रोल करते हैं, उन दोनों का कंट्रोल जो है वो लूज हो जाएगा। कांग्रेस तो तकरीबन पक्का हो चुका है कि रिपब्लिकन पार्टी बाहर जाएगी, ये जो सब कुछ हुआ है पिछले 2-3 महीने में इसके नतीजे में, और अब सेनेट हारने का भी खतरा है। तो उस वक्त उनकी अपनी पार्टी से उनके ऊपर शदीद प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि कोई ना कोई माहदे तक पहुंचे। इसीलिए मैं दोबारा आखिर में वही कहूंगा, कोई ना कोई माहदा होगा, वो माहदा ऐसा होगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त नजर आएगी, लेकिन वो फिर भी इसको कबूल करने को इसलिए तैयार हो जाएंगे कि वो माहदा भी कोई माहदा ना करने से फिर भी सियासी तौर पे उनके लिए बेहतर होगा। एक राय ये है असद उमर साहब के जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे, जेडी वैंस चाहता था कि ये माहदा हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन ईरान का जो डेलीगेशन था वो ऊंची हवाओं में थे, वो समझ रहे थे कि हम जंग जीत चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से जेडी वैंस दबाव में आए, नेतन्याहू के दबाव में भी है, ट्रंप के दबाव में भी है। वो नहीं, क्या अब जब माहदा होगा इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के ज़रिए या दोबारा मुज़ाकरात हों, तो ईरान वो कुछ हासिल कर पाएगा जो उसको इस्लामाबाद में मिल सकता था? एक बात। दूसरा, ट्रंप को अगर कांग्रेस से भी मंजूरी मिल जाती है, जिसमें वो फंसा हुआ है, वो कह रहा है मैं पेश नहीं हूँगा, लेकिन कांग्रेस ज़ाहिर है अगर चाहेगी तो वो बुला सकती है और मंजूरी पर इसरार कर सकती है, तो क्या ट्रंप मंजूरी के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे? नहीं, ये दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। वो कांग्रेस, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है जी। देखें, अभी ये उसने जो कांग्रेस को खत लिखा है, वो कल जो उन्होंने खत लिखा था, कल या परसों खत लिखा था, उसको अगर आप पढ़ें तो वो देखने से अजीब एक बेमानी सा खत लगता है, लेकिन उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई की है उस खत के जरिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी तो जंगबंदी हो चुकी है। तो वो जो अमरीकी कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जाहिर अगर कोई हमला कर दे कोई मुल्क, तो पहले कांग्रेस का इजलास तो नहीं बुलाया जा सकता। तो उसमें 60 दिन की एक मुद्दत दी हुई है कि जंग शुरू होने के 60 दिन के अंदर अंदर जो है आपने कांग्रेस से उसकी मंजूरी लेनी है या अपने जंग खत्म करनी है। तो उन्होंने 60 दिन जब पूरे हो रहे थे तो उन्होंने खत लिख के भेज दिया, उन्होंने कहा जी हमारी तो जंगबंदी हो चुकी है। तो जब भी वो दोबारा चाहेंगे कि वो दोबारा इस जंग को शुरू करें, तो मैं आपको पक्का बता सकता हूं कि उन्होंने पोजीशन लीगली ये लेनी है कि भाई ये तो नई जंग शुरू हुई है, वो पिछली वाली तो खत्म हो चुकी थी। और बीच में तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते जो जितना भी वक्त गुजरा होगा, वो उस वक्त तो देखें कोई गोलाबारी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, वो तो जंग खत्म हो गई। ये तो नई जंग शुरू हुई है, अब 60 दिन की यहां से शुरू होती है। तो वो आप उसकी ना परेशानी करें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कांग्रेस की वो लीगल लिमिट की वजह से नहीं रुकेगा। जहां तक पहली जो आपका सवाल था कि इस्लामाबाद में ईरानी, तो मेरे पास वो तफसील नहीं मौजूद है, तो इसलिए मुश्किल है कहना कि क्या उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऐसी मुतालबात रख दिए थे जिनको पूरा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर आप सिर्फ उससे जाए ना, जो उसके बाद एक्शन लिया गया, वो बहुत बड़ा, वो कुछ छोटा एक्शन नहीं था। सबसे बड़ी ताकत इस वक्त ईरान के पास वो ड्रोन नहीं है, वो मिसाइल नहीं है, वो अपनाए हुर्मुज़ जो उन्होंने बंद की है, और उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ खोल दी थी। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त तो जरूर हुई थी जी। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा साहब, अच्छा ये बताइए, जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, असरात पाकिस्तान पे भी आ रहे हैं, अवाम पे भी असर पड़ रहा है, शरह सूद भी बढ़ गई है, ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त? जो हुकूमत कर रही है यही ऑप्शन थे या कोई मज़ीद भी ऑप्शंस हैं कि लोगों को कोई रिलीफ दिया जा सके? देखिए, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, नागहानी एकदम से एक सूरत हाल खड़ी हो जाती है, तो जाहिर है उस वक्त के अंदर, एक छोटे वक्त के अंदर कोई बहुत बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें करना जो है इतना कोई आसान काम नहीं होता। जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि हमारी जो फ्यूल की सप्लाईज हैं, जाहिर है वो इंपोर्ट करते हैं हम, वो हमारे पास एक कम से कम जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए आते रहें, वो मुमकिन हुआ। हमारे पास एक गैस की बंदिश हुई और उसकी वजह से आपने देखा कि पावर जनरेशन के अंदर कमी आई। उस वक्त तक पानी ऊपर से दरियाओं में आना नहीं शुरू हुआ था,
तो हमारी हाइडल जनरेशन भी कम थी, तो बड़ी शदीद लोड शेडिंग हुई। वो एक फ़ैसला था जो मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ फ़ैसला किया जा सकता था, और आवाम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में उस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो हुकूमती अखराजात हैं, जो इमरजेंसी जिस तरीके की लगी हुई है, जो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई भी है, उसके अंदर जिस किस्म के हमें एक्शंस देखने की ज़रूरत थी वो हमने नहीं की। जो हुकूमत ने ऐलानात किए थे वो एक ऐलान के लिए अच्छी चीज़ थी। वो दिन दफ्तर जो हैं वो एक दिन कम कर देंगे और गाड़ी का पेट्रोल कम करेंगे, वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी। वो एक ये बड़ी चीज़ थी जिसके ऊपर किया जा सकता था और उस हद तक आवाम के ऊपर बोझ कम डाला जाता। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ रहा है ये तो चले हम मान गए, आलमी मंडियों के अंदर कीमतें बढ़ गई, तेल की सप्लाई कम हो गई, हुकूमत पाकिस्तान जंग की जिम्मेदार नहीं है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की जिम्मेदार नहीं है। इन हालात के दरमियान पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स मजीद बढ़ा देना हम नहीं कर सकते। तो खुदा का वास्ता, उसूलन तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि अगर आलमी मंडी के अंदर एकदम से कोई नागानी वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो उस हद तक जितनी मुमकिन हो सके कि आप टैक्स के अंदर कमी करें, ताकि जो आवाम को जो पेट्रोल पंप पे पैसे देने पड़े उसमें कम से कम इजाफा हो। जी अच्छा, असद सर, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा आदम हमारा निराला है। पाकिस्तान में ख़ास डोमेस्टिक सतह पर हो, ज़राअत का शोबा हो, आईटी का शोबा हो या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का मामला, यहाँ बिजली सबसे बड़ा फैक्टर है महंगाई का, पैदावारी लागत का, ज़राअत के लिए मुश्किलात का। लेकिन हमारे यहाँ आपके इल्म में है कि सोलराइजेशन पर जो है वो ज़ोर दिया गया, लोगों ने सोलर यूनिट लगवा लिए, उसके बाद उस पर टैक्स की बातें आने लगी, उनके जो ख़रीद रहे हैं डिस्कोज उनसे बिजली, उसकी कीमत कम कर दी गई। अब मार्केट की रिपोर्ट ये है कि जो ऑन ग्रेड लोग जा रहे थे वो कोई कनेक्शन ले ही नहीं रहा कि हमें इसका फ़ायदा नहीं है, और हाइब्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिजली पैदा करने वाले और बेचने वाले इदारे हैं उनकी दोनों की आमदनी कम होगी, यानी खपत कम होगी, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ेंगे और आवाम पर बोझ मज़ीद बढ़ेगा। तो आप कैसे देखते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए सोलराइजेशन के हवाले से? हालांकि हमें इस बहरान से अगर कोई थोड़ी बहुत बचत हुई तो उसमें एक सोलर का जो सिस्टम है उसने भी हमें काफ़ी हद तक बचाया है। इसको जी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, ये सूरत हाल पैदा हुई क्यों है। ये जो एक पूरा अजाब मुल्क के ऊपर डला हुआ है पिछले कई साल से बिजली की कीमतों का, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? आज से कोई 10-12 साल पहले हुकूमत ने ये फैसला किया, उस वक्त बिजली की कमी होती थी। उन्होंने कहा कि जी सीपेक के तहत जो है और एक नई हम पॉलिसी लेकर आएंगे और हम नए मंसूबे लाएंगे बिजली के, ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। बड़ी अच्छी बात थी, ये तो बिल्कुल करना चाहिए था और उसको तेजी से करना चाहिए था। उसके अंदर मसाइल इन्होंने जो पैदा किए वो 3 मसले पैदा किए उस वक्त जो फैसला सादी। और मैं इरशाद साहब अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बाकायदा फॉर्मल नेपरा की रिव्यू पिटिशन फाइल की थी आज से कोई 11-12 साल पहले कि जो करने जा रहे हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है अवाम का और कारोबार दोनों का। सबसे पहले तो जितनी आपको बिजली की जरूरत थी, जितनी मजीद कैपेसिटी लगाने की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा हजारों मेगावाट ज्यादा बिजली लगा दी। ये सूरत हाल थी कि आखिर में पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, वो नए LNG के पावर प्लांट लगाने जा रहे थे जिनकी वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, ख्वाजा आसिफ उस वक्त वाटर एंड पावर मिनिस्टर होते थे, उन्होंने मुखालफत कर दी और पंजाब हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हमें वफाकी हुकूमत नहीं मानती, हम फिर भी लगाएंगे। ना LNG सप्लाई एग्रीमेंट हुए हुए थे, ना फाइनेंशियल क्लोज हुआ हुआ था, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, बेतहाशा कैपेसिटी लगा दी। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पुराना निज़ाम चला आ रहा है, जो मैं दूसरी बुराई की तरफ आता हूं, वो ये है कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो गारंटी होती हैं। अवाम ये कैपेसिटी पेमेंट को, यानी आपने सरमायाकारी कर दी, अब बिजली खरीदें ना खरीदें उसका पैसा अवाम ने देना है। ये एक बहुत जबरदस्त मौका था जहां इतनी बड़ी नई कैपेसिटी लेके आ रहे थे कि हम ये पुराना दकियानूसी निज़ाम 90 का जो फेल हुआ निज़ाम था उससे हम तब्दील करते, लेकिन हमने उसी पुराने निज़ाम के अंदर लगाए।
तीसरी काम आपने गलती ये की कि ये ज्यादातर कैपेसिटी क्योंकि आप जल्दी में लगा रहे थे, तो बजाय कि वो कि आपकी डोमेस्टिक वसाइल जो हैं, यहाँ का जो ईंधन है, सोलर है, विंड है, जो लोकल डोमेस्टिक कोल अवेलेबल है, तेजी के अंदर हमने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगाए। इन तीनों का नतीजा, इन कॉम्बिनेशन इन चीजों का यह हुआ है कि आपकी अब बिजली की कीमत आसमान से बाहर चली गई है। क्योंकि वो पहाड़ आपके सर पे खड़ा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं इरशाद आरिफ साहब, आप अपना मसला खुद भी नहीं हल कर सकते, ना हुकूमत आपका मसला हल करेगी। अगर आप अपना मसला हल करने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत आपको रोकेगी उससे, क्योंकि वो जो पहाड़ मैंने खुद खड़ा कर दिया, अब अगर उसका वजन आप नहीं उठाएंगे तो मैं कैसे उठाऊं उसका। तो जो आप पूछ रहे थे ना इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हथकड़ियां लगानी चाहिए उनको। अभी भी वक्त ये है इस गलती को माने, जब तक आप उस पुरानी गलती के खुमियाजा पूरी अवाम से के उस के और पाकिस्तान के हर कारोबार के ऊपर उसका टैक्स ही समझ लेना, वो जो महंगी बिजली जबरदस्ती उनको लेनी पड़ रही है उसकी सूरत में करते रहेंगे, ये मईशत कभी आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का वास्ता एक दफा की हिट लें, वो पुरानी बैठाएं, जो भी सरमायाकार उनसे माफी मांगे कि गलती हो गई। आपको याद है रेंटल पावर का मुआहदा आपने ओबे नहीं किया, आपको भारी जुर्माना हुआ, वो फिर आपने जनाब अर्दवान की मदद से वो थोड़ा सा रिलीफ लिया आपने। तो ये क्या करें, कैसे वो बैठेंगे, वो नहीं मानेंगे इनकी बात। और अभी इसमें एक एड ऑन असर साहब ये है कि जो रीनिगोशिएट हुए हैं, जो टैरिफ भी हुए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हुई हैं, एक तो आवाम को उसका फ़ायदा क्या पहुंच रहा है, और ये रीनिगोशिएशन का अमल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना हेल्दी या नेगेटिव मैसेज है। सर वो तो देखें, कोई भी अच्छा ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं है। बिल्कुल उसूली तौर पे आप सही बात कर रहे हैं। जब आप सरमायाकारी के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे थे तो आपने उसको सोचा क्यों नहीं। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, मुझे देखें कि जो कमर्शियल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बड़ा सादा सा होता है। देखिए, बैंक्स देते हैं कर्जे बिजनेस को, वो बिजनेस अब अगर नहीं चला सका वैसे जैसे वो समझता था चलाना चाहता है, तो अब वो कर्जे देने की सूरत हाल में नहीं है, तो उस वक्त बैंक्स के साथ बैठा जाता है और एक रीनिगोशिएशन की जाती है कि भैया जो पूरा आपका पैसा है ना वो तो नामुमकिन है इस वक्त देना। तो वो उसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में हेयर कट कहते हैं, वो हेयर कट लिया जाता है। यानी बैंक जो है वो मान लेता है कि अच्छा 100 आपने देने थे मुझे, 100 की जगह 70 आप मुझे दे देंगे, आपने 3 साल के अंदर देना था, मैं आपको 8 साल दे देता हूं देने के लिए। कोई ना कोई आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि जब भी इस किस्म के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स किए जाते हैं, उस कैपेसिटी को बाय आउट करने की आपके पास इख्तियार होता है, एक कीमत देनी पड़ती है। मैं मुफ्त में नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जूते मारें और भगा दें, मैं कह रहा हूं आप कीमत अदा करें, और वो कीमत अदा करके इस गलती को मानकर एक दफा ये बोझ जो इस वक्त मईशत के ऊपर, अवाम के ऊपर डाल दिया गया है, वहां से आगे बढ़े। जिस तरह अभी पीआईए का नहीं आपने फैसला किया, जो कर्जे पीआईए के ऊपर थे उसके साथ होते हुए पीआईए चल ही नहीं सकती थी, आपने फैसला ये किया अच्छा ठीक है यार मैं एक दफा की हिट लेता हूं, ये कर्जे हम अपनी अलग कर देते हैं और बाकी जो पीआईए है उसको हम भेज देते हैं ताकि उसको चलाया जा सके। वही कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो एक वन टाइम हिट लेके, क्योंकि इस वक्त ये जो ओवरलोड बन गया है अब बिजली का और कैपेसिटी पेमेंट्स का, ये पूरी मईशत इस मलबे के तले दब चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सफारतकार अली सरवर नकवी साहब। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये नकवी साहब, अमरीकी सदर के ऐलान के बाद कि वो पीर के रोज़ से आपना हुर्मुज़ खोलने के इक़दाम करेंगे, और उसके बाद अब ईरान की तरफ से ईरानी मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि अमरीकी जहाज़ पे हमला किया गया है, मिज़ाइल हमला किया गया है, तो ये क्या मैसेज है और इसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है, और ईरान के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ये? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम सबको ये क्लियर नहीं है कि हो क्या रहा है। ये सदर ट्रंप के मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं और उनके एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। उसके अलावा
ईरान से 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, वो अमेरिका ने हमारे जरिए भेजे गए थे। अमेरिका ने कहा कि उसको ट्रंप ने कि हम उसको उस पर गौर कर रहे हैं। तो अब आबनाए हुर्मुज खोलने की बात हो रही है। ईरान ने पहले ही कहा था कि जब आबनाए हुर्मुज खोल दिया जाएगा, उसका ब्लॉकेट खत्म किया जाएगा, तो उसके बाद हम मुज़ाकरात का अमल मुज़ाकरात में आगे लाएंगे। बढ़ेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे या इनडायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे? जी, जी। बिल्कुल। तो अब वो अगर हो रहा है तो फिर अच्छी बात है। पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की काविश इसमें बड़े जोरों पे असरअंदाज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों फरीक से राब्ते में रहा है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को दोनों ही समझते हैं कि वो सबसे अच्छा मीडिएटर है, सबसे मौजू मीडिएटर वही है, सालिस। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशाइन बात होगी कि अगर ये मुज़ाकरात करें। लेकिन आपको मैं ये भी कह दूं कि मुज़ाकरात तो एक पहला स्टेज है, एक मरहला मुज़ाकरात शुरू होने का है। उसके बाद मुज़ाकरात में बातें क्या होंगी, क्या कुछ पोजीशंस होंगी और फिर कुछ तय हो पाएगा कि नहीं, ये सब अभी वाजे नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं कि बातें आगे चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि यही एक मुस्बत पहलू है जिस पे हमें जहन लगाना चाहिए, उसी पे हमें जोर देना चाहिए। नहीं, जो अब्बास साहब का सवाल था कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी हम आबनाए हुर्मुज़ खोलेंगे क्योंकि जो जहाज़ 400 रुका हुआ है उसका अमला तकलीफ़ में है, जो सामान वहाँ रुका हुआ है वो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो जंग में शरीक नहीं हैं, उनको नुकसान हो रहा है, खा वो तेल की सूरत में, खा खुराक की सूरत में या खाद की सूरत में। तो ये बाज़ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि शायद वो अपना मुहासरा ख़त्म करना चाहते हैं, ईरान को एक फेस सेविंग दे रहे हैं या ख़ुद फेस सेविंग ले रहे हैं। लेकिन ईरान ने ऐलान किया जी हमने उनके एक जहाज़ पर हमला कर दिया जो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने आ रहा था। तो ये एक्ट कैसा है? क्या ईरान नहीं चाहता कि आबनाए हुर्मुज़ खुले? ईरान रिएक्ट करता है, ईरान रद्द अमल दिखाता है। देखिए, सदर, पहले तो मैं ये कहूँ कि सदर ट्रंप जो बातें कह रहे हैं वो वल्लाह आलम किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि कुछ और रिपोर्ट्स ये हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपना बेड़ा पूरा तैयार कर रखा है और बहुत से फोर्सेस भेज दी हैं खलीजी ममालिक को फौरन इमीडिएट मिलिट्री एड प्रोवाइड करने का कहा है। तो एक तरफ तो वो सारी बातें हैं, दूसरी तरफ ये खोलने की बात अगर की है कि चूंकि ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के तहत जो हम वहाँ जहाज़ फंसे हुए हैं उनको रिलीफ मिले, तो वो अगर बाज़ वक्त रिलीफ का सोचते हैं, बाज़ वक्त लोगों की तबाही भी कर रहे होते हैं। ईरान पे जिस तरह बमबारी हुई है बिला किसी रुकावट और पॉज के, वो बम गिराते गए हैं ईरानी शहरों पे, तेहरान पे, इस्फहान पे, शिराज पे, मशहद पे, हर शहर पे। तो वो एक तरफ उनका वो भी रवैया रहा है। तो हम नहीं कह, मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि नया वो इस बात पे आमादा हो गए। अब इस सिचुएशन में ईरान ने अगर मिसाइल चलाए हैं तो ईरान भी एक हार्ड पोजीशन लेकर बैठा हुआ है। तो दोनों फरीक इसी पोजीशंस में हैं। पाकिस्तान इनके दोनों के दरमियान सालिसी कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले भी जब जंग बंदी हुई थी तो आपको याद होगा कि
बमबारी हो रही थी, मिसाइल चल रहे थे, किसी को ये तस्वुर नहीं था कि जंगबंदी हो जाएगी। फिर दोनों वफूद आके इस्लामाबाद में बैठे, 20 घंटे 22 घंटे जो उन्होंने बातें की और मुज़ाकरात किए, तो वो भी एक नई बात थी। 47 साल के बाद अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे साथ बैठे थे। तो अब फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये सारी कंफ्यूजन के से हटकर कुछ फिर प्रोग्रेशन हो, आगे बात बढ़े, और वो उसी वक्त होगी जबकि ये दोनों मुज़ाकरात के लिए फिर से दोबारा बैठने को तैयार होंगे। सही है। मगर अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं नजर आ रही कि ये तैयारी उनके यहाँ ये आमादगी हो नकवी साहब, गई। ये फरमाइएगा। नहीं, ये जो जहाज़ अमेरिका ने कब्ज़े में लिया हुआ था, वो जहाज़ पाकिस्तान के हवाले करना, उसका अमला पाकिस्तान के हवाले करना, और इनडायरेक्ट तो वो ईरान के हवाले जी। किया गया, हमने ईरान के हवाले कर देना है। ये तो ट्रंप की तरफ से एक एतमाद की बहाली समझ लीजिए, या एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, तो इसको ईरान क्यों पॉजिटिव नहीं ले रहा? अब ये तो ईरान से पूछेंगे। बात ये है कि ईरान को बहुत से उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो बहुत सी हैं, और उसकी वजह ये है कि जून 2025 में भी अमेरिका ने मुज़ाकरात के दरमियान वहाँ बमबारी शुरू कर दी थी। फरवरी 28 को भी यही हुआ इस साल। तो ईरान इनके बात का एतबार नहीं करता है, गरचे उन्होंने जहाज़ वापस किया पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को, लेकिन बाकी बहुत सी और बातें उनकी ऐसी हैं जिसमें जो मैंने बताया कि आर्म्स बिल्डअप यहाँ पे कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने मटेरियल भी भेज दिया है, लोगों को भी जमा कर लिया है, और लगता ये है कि वो हमला भी कर सकते हैं। तो ये भी एक पहलू है। ओवरऑल जो अप्रोच ईरान की है वो ये कि वो फिर भी मुज़ाकरात को तैयार है, जो कि उनके स्पोक्समैन ने कई बार कहा है। अच्छा नकवी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ईरान अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो कह भी रहे हैं कि हम मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखते हैं, आपके ख़्याल में अब मुज़ाकरात अगर हुए वो इनडायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट होंगे? अगर डायरेक्ट होंगे तो वो पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि कोशिश तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हैं और दोनों सालिस भी पाकिस्तान को मान रहे हैं। आपका सफारती तजर्बा क्या कहता है और आपने क्या रीड किया है सरसे में? देखिए, मैं 2-3 बातें मैं करूँगा। एक, सबसे पहली कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके दरमियान जो कि दोनों ईरान और अमेरिका को कबूल है, ख़ास तौर पे ईरान को कबूल है। ईरान ने एक बार कहा और बयान भी दिया था कि जिनीवा या वियना में वो नहीं मिलना चाहते हैं, यूरोपियन कैपिटल्स में नहीं मिलना चाहते हैं। वो मिलेंगे, अगर बैठेंगे, बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो वो इस्लामाबाद में करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने कहा था कि अगर ब्लॉकेड हट जाएगा तो फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा था कि जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक गुफ्तगू बाद में होगी, पहले आपने हुर्मुज़ की बात होगी। तो ये जो पोजीशंस हैं ईरान की वो पहले से उन्होंने बताई हुई हैं। अब अमेरिका वो मैं तो समझता हूँ कि वो इसमें से निकलने का रास्ता देख रहा है। वो कोशिश में है कि किसी तरह ईरान पे एक हमला करके और अपनी फतह का ऐलान कर देगा और फिर यहाँ से फारिग हो जाएगा। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका हमला, इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी ऐलान कर चुके हैं कि जो अस्करी सिलसिला है, अस्करी कार्रवाई है ईरान में, वो ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस को वो ख़त लिख के बता चुके हैं कि जंग बंदी हो चुकी है। तो अब ये जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, अगर हम इसको इस ज़मीन में देखें जिसका ईरान खुद एतराफ़ कर रहा है, अमेरिका इनकार कर रहा है, क्या ये भी किसी फेस सेविंग का सिलसिला हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए? मुमकिन है कि ईरान में जितनी तबाही हुई है तो वो नहीं चाहेंगे कि फिर से बमबारी शुरू हो जाए।
फिर से वहाँ पे उसी तरह के हमले होने लगे। वो वहाँ मलबे के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं, तस्वीरें आई हैं। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। ये देखना है कि ईरान एक ऐसा मुल्क जो कि कोई बहुत बड़ी अस्करी ताकत नहीं है, वो अमेरिका को फेस कर रहा है, इजराइल को फेस कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान भी मुमकिन है वे आउट देख रहा हो, बहुत मुमकिन है। और अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, दोनों मुल्क चाह रहे हैं, अमेरिका और ईरान, कि ये चीज़ ख़त्म हो और कोई एक दोनों अपनी अपनी फेस सेविंग करके निकल आए। अच्छा नकवी साहब, सदर ट्रंप ने कुछ चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। पहले जब ये पाबंदियां लगती थी तो चीन खामोश रहता था, वो कंपनियां भी उन पाबंदियों को कबूल कर लेती थी। अब चीन ने जो इतलात आ रही हैं उन कंपनी से कहा है कि आप इंस्ट्रक्शन जो हैं या जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के उसको कबूल ना करें, आप उसी तरह काम करते रहें जैसे इस सैंक्शन से पहले कर रहे थे। तो ये एक चीन की तरफ से एक नया ऐलान है। तो क्या ये अमेरिकी सदर के दौरे चीन पर असरअंदाज हो सकता है? क्या ताल्लुकात अच्छे होते होते फिर बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं? और क्या ट्रंप का दौरा मुलतवी हो सकता है? पहला जवाब मैं दूंगा आपके आखिरी सवाल का, कि मुलतवी होना मुश्किल है। 2 बार मुलतवी हो चुका है, पहले एक मार्च में होना था और उसके बाद मार्च की 2 तारीखें थी। पहले 1 तारीख पे था जाने का, फिर उसके बाद मार्च के आखिर का भी था। तो अब फिर से मुलतवी अगर हुआ तो अमेरिका के रिक्वेस्ट के ऊपर होगा और वो फिर चीन उसको किस तरह लेता है मैं नहीं कह सकता। मुमकिन है वो कहे कि अभी हम इनडेफिनेट इसको हम पोस्टपोन करते हैं और हम बाद में इसको देखेंगे। अमेरिका इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ट्रंप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ट्रंप के लिए बहुत सी ऐसी मजबूरियां आ गई हैं सामने कि उसको वे आउट चाहिए। तो वो चीन पे जो सैंक्शंस लगाए वो लगाता रहता है, लेकिन ये सही है कि चीन ने कहा है अपने जहाज़ों को कि वो अपना काम करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप भी ये एक तरह से कांग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और कंसिडरेशंस के तहत उसने सैंक्शंस लगा दिए, मगर सैंक्शंस मैं नहीं समझता कि इतनी इफेक्टिवली इन्फोर्स होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।